मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोले तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिराजना, हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत। स्टार्ट कर रखा है राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान भूगोल में हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट, एक क्लास हो गई हमारी राजस्थान का भौतिक विभाजन, और राजस्थान के भौतिक विभाजन की आज दूसरी क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अब देखिए, थोड़ा सा जो पहली क्लास में हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, राजस्थान की जो भौतिक विभाजन को लेकर सबसे पहले जो वो वीसी मिश्रा था, वीसी मिश्रा के द्वारा 1966 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया गया था। उनके द्वारा 7 भागों में बांटा गया था। उसके बाद में एक आए थे सैन, जो 1968 में किया था। उसके बाद में रामलोचन के द्वारा 1971 में विभाजन किया गया था। फिर देखिए, हरिमोहन सक्सेना के द्वारा जो सर्वमान्य जो 4 मुख्य भौतिक प्रदेश माने गए हैं उनको बताया अपनी पुस्तक राजस्थान की भूगोल में। राजस्थान का भूगोल में उन्होंने ये बताया। अब देखो, 4 जो मुख्य जो प्रदेश बताए गए हैं उनकी हमने चर्चा कल की थी। आज एक एक भौतिक प्रदेश को पढ़ने वाले। देखिए, 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे। देखो, पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी मुख्य रूप से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उसमें पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा और लास्ट में दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। देखिए, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया मुख्य रूप से, जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अब देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए, कल हमने चर्चा की थी कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला भौतिक प्रदेश है, इसका देखो क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल 61.11%, यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश रखता है। इसके बाद में देखिए, इस क्षेत्रफल में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। देखिए, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है किसका अवशेष है। कल हमने पढ़ा था कि एक पेंजिया नाम का पूरा एक भूखंड था और वो 2 भागों में टूट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और उन दोनों भागों के बीच में जो जल संगति बनी है उसको हम 33 सागर बोलते हैं। तो उस 33 सागर का अवशेष है। तो ये किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष। 33 सागर का अवशेष, 33 सागर का अवशेष। अब देखिए, इस प्रदेश में जो मुख्य रूप से मिट्टी मिलती है, मिट्टी कौन सी। देखिए, मिट्टी यहाँ रेतीली बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी का सर्वाधिक अधिकता रहती है, तो वो रहती है रेतीली बलुई मिट्टी। अब देखिए, इस क्षेत्र में वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो वनस्पति पाई जाती है मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। अब देखिए, ये राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है। देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 16 जिलों में फैला हुआ है। देखिए,
देखिए भारत के कौन कौन से राज्यों में, एक तो देखो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों में ये थार का मरुस्थल का विस्तार, जिसमें सर्वाधिक विस्तार किसमें है, राजस्थान में है। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कौन सी, थार के मरुस्थल का उत्तर पूर्वी भाग, थार के मरुस्थल का उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग। देखिए उत्तर पूर्वी भाग है, जैसे मान लिया थार का मरुस्थल ये है, मान लिया, तो इसका ये भाग हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आता है, यानी थार के मरुस्थल का उत्तर मरुस्थलीय प्रदेश आता है। देखिए जो थार का मरुस्थल है ये किस मरुस्थल का भाग है, देखिए ये एक अफ्रीका के पास में पड़ता है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग। देखिए कौन सा भाग है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। जैसे मान लिया कि ये अफ्रीका है, यदि यहाँ पे ये मरुस्थल है ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल, तो यहाँ फैला हुआ है, तो इसका ये पूर्वी भाग कौन सा है, थार के मरुस्थल है। तो ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। इतनी हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में देखिए राजस्थान के 16 जिले जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं, और जो हमारा राजस्थान है, देखिए ये राजस्थान है, और राजस्थान की यहाँ से एक पर्वतमाला है, उसको बोलते हैं अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम दिशा में कौन सा मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इसके पश्चिम दिशा में मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इस अरावली के पश्चिम की ओर 17 जिला आते हैं। कितने जिले आते हैं, 17 जिले आते हैं। लेकिन एक जिला यहाँ आता है सिरोही। कौन सा जिला, सिरोही जिला। इस सिरोही जिला जो कि अरावली के तो पश्चिम में है, अरावली के पश्चिम में स्थित है, लेकिन मरुस्थल का विस्तार नहीं है, यानी इसमें मरुस्थल का विस्तार नहीं है। ये अरावली की तो पश्चिम दिशा में है, लेकिन इसमें मरुस्थल का विस्तार नहीं। इस प्रकार से अरावली के पश्चिम दिशा में 17 जिले आते हैं, लेकिन 16 जिलों में क्या होता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमने ये देख ली। अब देखो इस क्षेत्र में, देखो ये जो इधर का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इन प्रदेश में वर्षा भी बहुत कम होती है और तापमान अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है, यानी तापमान जहाँ ज्यादा होगा वायुदाब उसका उल्टा होता है, वायुदाब कम होगा। यदि वायुदाब यहाँ पे कम होता है, वायुदाब कम होने के कारण मानसून को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी जब वायुदाब कम होगा तो जो मानसून की जो हवाएं हैं वो उनकी ओर आकर्षित करेगी। तो यहाँ पे ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये बरसात को लाने में बहुत ही सहायक होता है। एक होता है जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल का जो विस्तार होना या बढ़ना, उसको बोलते हैं रेगिस्तान मार्च बोलते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे ये मरुस्थल फैला हुआ है, और इस मरुस्थल का इस अरावली की जो कटी फुटी जो पहाड़ियां हैं उत्तर की दिशा की ओर, तो यहाँ से इस पहाड़ियों की ओर ये रेतीली मिट्टी
निकल रही है आगे की ओर, इसलिए इसका मरुस्थल का विस्तार हो रहा है और इसको बोलते हैं रेगिस्तान मार्च। इसके लिए एक प्रसिद्ध गांव है जैसलमेर का नाचना गांव। तो जैसलमेर का नाचना गांव जो रेगिस्तान मार्च या मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थल का बढ़ना, नाचना गांव रेगिस्तान मार्च के लिए प्रसिद्ध है। रेगिस्तान मार्च के लिए प्रसिद्ध है। तो रेगिस्तान मार्च के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? नाचना गांव, जो कि जैसलमेर जिले में। अब देखिए इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को एक अलग अलग नाम दिए विद्वानों ने। एक ईश्वरी प्रसाद नामक विद्वान ने इन प्रदेश को बोला है रुक्ष प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ईश्वरी प्रसाद नामक विद्वान ने इस प्रदेश को रुक्ष प्रदेश कहा है। कौन सा प्रदेश? रुक्ष प्रदेश। किसके द्वारा कहा गया? ईश्वरी प्रसाद द्वारा। एक दूसरा विद्वान जो चीनी यात्री तो हिंसोंग ने इस प्रदेश को गुजरात्रा कहा है। इस प्रदेश को गुजरात्रा कहा है। देखिए दो अलग अलग विद्वान हैं। एक है ईश्वरी प्रसाद, इसने ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को रुक्ष प्रदेश कहा है, और चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने इस प्रदेश को गुजरात कहा है। इतनी बात हम कर लेते हैं। इसके बाद में देखिए जो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस प्रदेश में चट्टानें किस प्रकार की पाई जाती हैं? देखिए चट्टानें यहाँ औषधि प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? औषधि चट्टानें। और इस औषधि प्रकार की चट्टानों में क्या तेल व गैसीय पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो चट्टानें पाई जाती है वो औषधि प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, और उन औषधि प्रकार की चट्टानों में तेल व गैस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तभी तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा जो तेल निकाला जाता है, बीकानेर में कोयला निकाला जाता है। तो इन जो पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं उनमें जो तेल और गैस सर्वाधिक निकलती है। इसके बाद में देखिए जो अरावली पर्वतमाला है, पर्वतमाला के जो पश्चिम दिशा की ओर, तो इस प्रदेश ये अरावली ऐसे है, तो इनके पश्चिम की ओर ये क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश है। तो इसको बोलते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश का वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से किसको जानते हैं? ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को जानते हैं। अब देखिए इन प्रदेशों में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? बालू पाई जाती है या बलुई मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो इन बलुई मिट्टी तापमान के कारण वो जल्दी गर्म हो जाती है, और रात को जैसे ही ठंड होती है तो उसमें जल्दी वो ठंडी हो जाती है, इसलिए उनके दैनिक तापांतर में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। तो इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता है कि यहाँ दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? दैनिक तापांतर सर्वाधिक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। एक देखिए जो हमारा थार का मरुस्थल है, ये ऐसा मरुस्थल एकमात्र मरुस्थल है जिसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? जनघनत्व पाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधताएं पाई जाती है, पेड़ पौधे और जीव जंतु सर्वाधिक निवास करते हैं इस मरुस्थल में। आप देखिए सर्वाधिक निवास करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जो वर्षा रेखा, क्या देखते हैं? वर्षा रेखा। अब देखिए इस पश्चिमी मरुस्थल में जो मुख्य रूप से जो वर्षा रेखा है, देखिए राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें मुख्य रूप से जो वर्षा रेखा है, एक वर्षा रेखा यहाँ पाई जाती है, उसको बोलते हैं 10 डिग्री 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो कि
एकमात्र जिले से गुजरती है, एकमात्र जिले कौन से? जैसलमेर से गुजरती है। तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा एकमात्र जिले जैसलमेर से गुजरती है, यहाँ पे है जैसलमेर। इसके बाद में देखिए एक वर्षा रेखा है 25 डिग्री वर्षा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर रेखा जो पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। देखिए पश्चिमी मरुस्थल को कल हमने पढ़ा था कि पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में करके हम पढ़ेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दो भाग करके हम पढ़ेंगे। देखिए पहला भाग शुष्क मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? शुष्क मरुस्थल। और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं 25 डिग्री रेखा। तो इन दोनों को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? अलग करने वाली रेखा, करने वाली रेखा। तो अलग करने वाली रेखा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो कि शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश को अलग करती है। इसके बाद में देखिए ये एक रेखा है जिसको बोलते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो कि क्या करता है? जो पश्चिमी मरुस्थलीय है, पश्चिमी मरुस्थल को अरावली से अलग करता है, अरावली से अलग करता है, अलग करता है। तो देखिए 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो पश्चिमी मरुस्थल को, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो पश्चिमी मरुस्थल को इस अरावली से अलग करता है। तो इस अरावली का तो पूर्वी बिंदु या पूर्वी रेखा होती है और इसका अरावली की तो पश्चिमी रेखा और इस मरुस्थल की पूर्वी रेखा के रूप में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है। अब देखिए इसके बाद में हम देखते हैं इनका ढाल। अब देखिए इसका ढाल किस प्रकार से, इस जो ये मरुस्थल है पश्चिमी मरुस्थल, इसका ढाल किस प्रकार का है। देखिए यहाँ पे जो समुद्र तल से इस उत्तर पूर्वी भाग की, उत्तर पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी भाग की जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 300 मीटर। कितनी है? 300 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। तो इस वाली भाग की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर और इस वाली भाग की ऊंचाई समुद्र तल से 150 मीटर है। तो देखिए अब हम ये लगा सकते हैं कॉमन सेंस कि यदि 300 मीटर ऊंचाई यहाँ है, ये नीचा भाग है, तो हमेशा किसी नदी या जल का प्रवाह ऊंचाई से निम्न की ओर यानी नीचे क्षेत्र की ओर इनका प्रवाह होता है। तो यहाँ से इसका ढाल इस प्रकार होगा। तो इसका ढाल देखिए, ढाल उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखिए इसका ढाल किस प्रकार है? दक्षिण पूर्वी से उत्तर पूर्वी से और दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी इधर से ऐसा है इसका ढाल, ऐसे। जिस प्रकार से यहाँ से जो घग्गर नदी है वो भी इस प्रकार से प्रभावित होती है और लूनी नदी है वो भी ऐसे प्रभावित होती है। तो लूनी नदी का भी इसी प्रकार से प्रवाह है और इसका भी इसी प्रकार का प्रवाह है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल किस प्रकार का है? उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। क्या है इसमें? इस वाले प्रदेश में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें जो वर्षा होती है, वर्षा 0 से 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इसमें 0 से 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, जिसमें दो अलग अलग पार्ट हमने बताए हैं। जिसमें 0 से 25 डिग्री तक सेंटीमीटर तक तो होती है शुष्क प्रदेश में और अर्ध शुष्क प्रदेश में 25 से लेके 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इस प्रकार से हमने राजस्थान के इस
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने इस प्रदेश में जनघनत्व कम पाया जाता है तुलनात्मक रूप से। किसकी तुलना में? जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है और पूर्वी मैदानी भाग है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, उनकी तुलना में यहाँ जनघनत्व कम पाया जाता है, यानी जनघनत्व कम पाया जाता है, जनघनत्व कम पाया जाता है। तो कम पाने का क्या कारण है? या पहली तो ये हो सकती है कि जलवायु में विषमता सबसे ज्यादा है, यानी तापमान दैनिक तापमान में अंतर है या निम्न वर्षा होती है, अधिक तापमान है, इसके कारण इसमें क्या है? विषम जलवायु। जलवायु में विषमता। पहली बात क्या है? जलवायु में विषमता पाई जाती है। दूसरी बात, यहाँ पे जल का अभाव पाया जाता है। देखो पहली है जलवायु में क्या पाया जाता है? विषमता पाई जाती है। यहाँ पे देखिए नदी बेसिनों का अभाव पाया जाता है। दूसरा, एक तो जल का अभाव, इन प्रदेशों में जल का अभाव के कारण यहाँ लोग ज्यादा निवास नहीं करते हैं, उसका कारण जल का अभाव है। तीसरा देखिए यहाँ नदी बेसिनों का अभाव, नदी बेसिनों का अभाव। तो देखिए मुख्य रूप से 2-3 कारण मुख्य हैं इनके, इन यहाँ पे जनघनत्व कम होने का क्या कारण है। तो देखिए पहला है जलवायु में विषमता पाई जाती है। दूसरा, यहाँ पे जल का अभाव पाया जाता है। तीसरा, नदी बेसिनों का अभाव पाया जाता है। देखिए इन प्रदेशों में मुख्य रूप से जो नदी है वो है लूनी नदी। मुख्य रूप से नदी आती है लूनी नदी, और जो बांध है एक, उस बांध का नाम इसी नदी पर बना हुआ है, उसको बोलते हैं जमाई बांध। कौन सा बांध? जमाई बांध, जो कि एक महत्वपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का महत्वपूर्ण बांध है। मरुस्थलीय प्रदेश के जो मुख्य बातें हैं वो देख ली। अब इनको 2 भागों में करके हम पढ़ेंगे। देखिए शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश? एक है शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। देखिए शुष्क प्रदेश में कौन से जिले आएंगे और अर्ध शुष्क में कौन से आते हैं। देखिए शुष्क प्रदेश में आता है, एक बार इनको मैं मिटा देता हूं। देखिए जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है अपना वो है शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। अब देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश में, इस प्रदेश में देखो जलवायु शुष्क पाई जाती है। जलवायु कैसी पाई जाती है? जलवायु शुष्क पाई जाती है। शुष्क प्रदेश में जलवायु शुष्क पाई जाती है। देखिए यहाँ इस प्रदेश में कौन कौन से जिले आएंगे? देखिए बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर और उत्तर पश्चिमी जोधपुर, और इसमें एक आएगा पश्चिमी भाग आएगा चूरू का। इस प्रकार से ये जिले शुष्क प्रदेश में आते हैं। बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, और बाड़मेर से अलग हुआ आज का बालोतरा, और उत्तर पश्चिमी जोधपुर और पश्चिमी चूरू, ये 7 जिले इसमें शामिल होते हैं शुष्क प्रदेश में। अब देखिए यानी शुष्क प्रदेश को, शुष्क जलवायु होने के कारण इस प्रदेश को भारतीय मरुस्थलीय
भारतीय महान मरुस्थलीय प्रदेश भी कहा जाता है। यानी इस प्रदेश में वर्षांत सबसे न्यून होने के कारण इस प्रदेश को भारतीय महान मरुस्थलीय प्रदेश भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्षा होती है वो औसत वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर तक की औसत वर्षा यहाँ होती है। इसी शुष्क प्रदेश में एक गांव आता है शम गांव। कौन सा गांव? सम गांव, जो कि जैसलमेर में। इस गांव की क्या विशेषता है कि एक वनस्पति रहित टीला है। वनस्पति रहित बालू का टीला है। बालू का टीला। यहाँ पे देखो डेजर्ट सफारी। यहाँ पे डेजर्ट सफारी शुरू की गई है। तो देखिए सम गांव की क्या विशेषता है कि यहाँ पे वनस्पति रहित बालू का एक टीला है और यहाँ पे डेजर्ट सफारी शुरू की गई है। और इसके बाद में देखिए एक होता है लाठी सीरीज। देखिए ये जैसलमेर में है। कहाँ से कहाँ के बीच में 80 किलोमीटर एक लंबी जल यानी भूगर्भिक जल संरचना है। उसको देखिए ये मोहनगढ़ से पोखरण के बीच 80 किलोमीटर की भूमिगत क्या है जल संरचना। भूमिगत या भूगर्भिक जल संगति। देखिए ये 80 किलोमीटर लंबी लाठी सीरीज 80 किलोमीटर लंबी जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण के बीच एक भूमिगत जल संगति है। और इसी को आधार मानकर कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये सरस्वती नदी का अवशेष है। सरस्वती नदी के अवशेष है। यानी पहले इस जो मरुस्थलीय प्रदेश था इसमें उपजाऊ मिट्टी थी और नदियों के द्वारा वो उपजाऊ मिट्टी लाई गई थी। लेकिन जैसे ही नदी अपना प्रभाव बंद कर दिया गया उसके बाद में जो ये उपजाऊ मिट्टी है धीरे धीरे अनुपजाऊ बनती गई। तो ये मानते हैं वैज्ञानिक कि पहले के समय में यहाँ से सरस्वती नदी प्रभावित होती थी, इस कारण इस क्षेत्र में उपजाऊपन था। लेकिन जैसे ये नदियों ने अपना बंद कर दिया गया उसके बाद में ये जो मिट्टी है अनुपजाऊ हो गई और इस सरस्वती नदी का ही अवशेष मानते हैं इस लाठी सीरीज को। अब देखिए इस लाठी सीरीज के आसपास कौन सी घास जो मुख्य रूप से घास उत्पादित होती है, तो एक है दामन। कौन सी घास है? देख मुख्य रूप से मुख्य घास देखिए एक तो दामन है, करड़ और सेव। ये एक महत्वपूर्ण घासें हैं जो कि स्वादिष्ट और पौष्टिक घास मानी गई है। दामन, करड़ और सेवन ये 3 घासें हैं जो इस लाठी सीरीज के आसपास उगती है। देखिए इस लाठी सीरीज के पास में ही एक नलकूप है जिसको बोलते हैं चांदन नलकूप। इस नलकूप को थार का गड़ा बोलते हैं। थार का गड़ा। इस नलकूप से मीठा पानी निकलता है इसलिए इसको थार का गड़ा बोलते हैं। इसके बाद में देखिए इसी जो शुष्क प्रदेश में एक जीवाश्म पार्क जिसको बोलते हैं अक्कलवुड जीवाश्म पार्क जो कि जैसलमेर के दक्षिण दिशा की ओर है। यानी जहां जैसलमेर है उसके दक्षिण की ओर यह अक्कलवुड जीवाश्म पार्क है और इसके पास में यह मरु उद्यान स्थित है। और ये मरु उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और अक्कलवुड जीवाश्म पार्क भी जैसलमेर के शुष्क प्रदेश में स्थित है। और देखो एक फलोदी में बाप बोल्डर जो संरचना है बाप बोल्डर
जो क्या है, एक बा बोल्डर एक हिमानीकृत संरचना है, हिमानीकृत गोलाश्म, यानी हिमानीकृत गोलाश्म, जो कहाँ है, फलोदी में। तो बा बोल्डर संरचना जीवाश्म हिमानीकृत गोलाश्म है, जो कि फलोदी में स्थित है। ये कौन सी युग की है, कार्बोनिफेरस युग की, कार्बोनिफेरस युग की संरचना है। इस प्रकार से हमने जो शुष्क प्रदेश है उसकी जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उनको हमने देख लिया। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने दो भागों में बांटा है, और इन दोनों भागों को अलग करने वाली जो वर्षा रेखा है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो इस 25, जैसे मान लिया ये राजस्थान है, और इस राजस्थान में ये रेखा 25 सेंटीमीटर, तो ये शुष्क प्रदेश हो गया और ये अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया इतना। तो ये अर्ध शुष्क हो गया और ये शुष्क प्रदेश हो गया। इनको अलग करने वाली रेखा वह 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इन दोनों को अलग करती है। फिर देखिए शुष्क प्रदेश में हम देखते हैं इस वाले क्षेत्र में, तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। देखिए बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, उत्तर पश्चिमी भाग बाड़मेर, यानी बाड़मेर है उसका उत्तर पश्चिमी भाग लेते हैं। यहाँ पे बालोतरा है, बालोतरा जोधपुर का उत्तर पश्चिमी भाग, और पश्चिमी भाग लेते हैं चूरू का। तो ये जिले इनमें शामिल। इसी में देखो यहाँ जलवायु कैसी पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ बरसात कम होती है। इस प्रदेश को यानी शुष्क जलवायु होने के कारण इस प्रदेश को भारतीय महान मरुस्थलीय प्रदेश भी कहा जाता है, और औसत वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है। समगांव देखिए महत्वपूर्ण है, समगांव जैसलमेर में पड़ता है। इस गांव की क्या विशेषता है, इसमें वनस्पति रहित बालुका टीले पाए जाते हैं, और इस टीलों में एक सफारी, डेजर्ट सफारी शुरू की गई है जो कि पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार लाठी सीरीज जो कि जैसलमेर में 80 किलोमीटर लंबी एक भूमि के अंदर जल की संरचना बनी हुई है, और उसको बोलते हैं लाठी सीरीज, जो कि इनके आसपास में ही मुख्य रूप से जो घास उत्पादित होती है उसमें है दामन, करड़ और श्यवण घास। और इस भूमिगत जो जल ये संरचना थी, इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने ये माना है कि ये जो लाठी सीरीज है वो सरस्वती नदी का अवशेष है। इसी प्रकार देखिए ये फलोदी में पहले जोधपुर में आता था, लेकिन जोधपुर से अलग जिला बना है फलोदी। अब ये बा बोल्डर कहाँ आने लगा है, फलोदी में। तो ये क्या है, हिमानीकृत गोलाश्म है जो कि कार्बोनिफेरस युग में बना है। इसी प्रकार से चांदन नलकूप है जो लाठी सीरीज के पास में ही बना हुआ है, जिसको थार का गढ़ा कहा जाता है। इसी प्रकार जो जैसलमेर जो जिला मुख्यालय उससे दक्षिण दिशा की ओर मरुधान है, जैसलमेर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है। तो मरुधान जैसलमेर, इन्हीं के पास में आकलवुड जियासम पार्क है। जो इस प्रकार से हमने शुष्क प्रदेश को देख लिया। अब पढ़ेंगे और शुष्क प्रदेश में कौन से जिले आएंगे, कैसी जलवायु है, कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उनकी ओर चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का एक भाग शुष्क प्रदेश को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसमें कुछ देखो उपभाग है। अर्ध शुष्क प्रदेश में अर्ध शुष्क प्रदेश, इसके 4 उपभागों में पढ़ेंगे हम। पहला है गग्गर बेसिन, दूसरा है शेखावाटी क्षेत्र, और तीसरा है नागौर की उच्च भूमि, और चौथा है गोडवाड़ प्रदेश। इस प्रकार से अर्ध शुष्क प्रदेश को हमने 4 भागों में करके हम पढ़ेंगे। अब देखिए गग्गर बेसिन, फिर शेखावाटी क्षेत्र, फिर नागौर की उच्च भूमि, फिर गोडवाड़ प्रदेश। इसका अध्ययन हम अगली क्लास में यहाँ से गग्गर बेसिन से शुरू करने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद।